जी अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। आज हम सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन पर डिस्कस करने जा रहे हैं जो रिसेंटली हुआ है और इट वाज ऑन 29th अप्रैल 2024। पेपर की 3 टाइप्स थी। आई थिंक पेपर वाज ए बी सी डी और ए बी सी। बट क्या था कि इसमें क्वेश्चंस जो थे वो शफल्ड थे अकॉर्डिंग टू जो स्टूडेंट्स जिन्होंने मुझे बताया। बाकी जो है ओवरऑल एमसीक्यूज तो सेम ही थे, बट वो मिक्स थे सिर्फ। तो स्टार्ट करते हैं इस पेपर को। पेपर इजी पेपर था, लाइक कोई डिफिकल्ट ज्यादा नहीं था। विच ऑफ द फॉलोइंग टूल इज अ फिस्कल पॉलिसी। फिस्कल पॉलिसी गवर्नमेंट की पॉलिसी होती है जो बेसिकली गवर्नमेंट स्पेंडिंग और टैक्सेशन, दो चीजें होती हैं इसके अंदर। सो सी इज द ऑप्शन। सो ये बाकी जो है ये मॉनेटरी पॉलिसी टूल्स है। सेकंड, a profit maximizing firm under perfect competition will produce only in the first stage of the production। अच्छा, ये जो stages है ना, ये लॉ ऑफ इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग या डिमिनिशिंग एंड नेगेटिव रिटर्न्स, ठीक है जी। तो ये वो स्टेजेस हैं और डायरेक्टली ये परफेक्ट कंपटीशन में गिवन नहीं होते हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा आपको देखना पड़ेगा। बेसिकली ये सी ऑप्शन है, ऑलवेज इन द रेंज वेयर एमपी इज डिमिनिशिंग। अच्छा, ये कैसे पता चलता है? ये पता चलता है आपको ये कि जब आपकी मार्जिनल कॉस्ट राइज कर रही होती है ना, ठीक है जी, तो आपकी मार्जिनल प्रोडक्ट डिमिनिश कर रही होती है। तो हमने उसी पॉइंट पे राइजिंग पार्ट ऑफ एमसीपी प्रोड्यूस करना, तो इससे हमें पता चलता है कि अच्छा, ऑप्शन सी इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 3, द मार्केट स्ट्रक्चर ऑफ मोनोपोली इज कैरेक्टराइज्ड बाय अ सिंगल फर्म प्रोड्यूसिंग अ गुड दैट लैक्स क्लोज सब्स्टिट्यूट। ये डेफिनेशन है मोनोपोली की, फर्स्ट ईयर सेकंड लेवल की बेसिक बात है, तो इसलिए कोई डिफिकल्ट नहीं है। Question number 4. What is the primary objective of central bank monetary policy? Government revenue? No. Achieving price stability and controlling inflation? Yes. यही आंसर है और कोई आंसर है ही नहीं, बाकी तो ये हो नहीं सकता, ठीक है जी। Which sector typically contributes the largest share to Pakistan GDP? ठीक है जी। अब यहाँ पर सीन ये है कि अगर आप जाएं इकोनॉमिक सर्वे ऑफ पाकिस्तान में सेक्टोरल कंट्रीब्यूशन देखें तो यू विल फाइंड कि एग्रीकल्चर का 18 टू 22, नहीं 20 से 25 के इन बिटवीन लास्ट 10 ईयर से वो कर रहा है, मूव कर रहा है। 17 टू 20% इंडस्ट्री है और 60 के अराउंड परसेंट सर्विसेज सेक्टर है, ठीक है। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स एग्रीकल्चर की तरफ चले गए। आंसर इज बी। 6, फिलिप्स कर्व रिलेशनशिप शो करता है अनएम्प्लॉयमेंट और इन्फ्लेशन का ट्रेड ऑफ को शो करता है, ठीक है। तो आंसर इज ए। ऑल ऑफ द फॉलोइंग्स आर पार्ट ऑफ बिजनेस साइकिल, बूम भी, स्लम भी, रिकवरी भी, बट ये एक्सेलरेशन जो है ना, ये पार्ट नहीं होता बिजनेस साइकिल का। 8, द जीडीपी gross domestic product of a country is 100 billion if the government spending is this 20, investment is this। ये तो आपने करना ये है कि सिंपल सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम, ये करना है एंड देन यू विल गेट द जीडीपी, ठीक है। सी की वैल्यू निकल आएगी, आप आई की पुट करें, जी की पुट करें, एक्स माइनस एम वैसे ही -5 है ना मेरा ख्याल है, हाँ -5 है, तो आपने उसमें से माइनस कर देना है, देन यू विल गेट आई थिंक 75 बनता है। कैलकुलेशन करके देख लीजिएगा, मैं की देख नहीं रहा, मेरे ख्याल में की भी मैंने बना दी है, तो मैं ये साथ ही अपलोड कर दूंगा इसके। तो 1 मिनट, मैं अभी की देख लेता हूँ बिकॉज सो दैट कि मेरे लिए भी ना वो कैलकुलेशन वाला टाइम हमारा सेव हो जाए। यस, और ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर कौन सा था? 7 कर रहे थे हम, नहीं 8 कर रहे थे। 8 में मैंने 75 आपको क्विकली बता दिया है। नहीं, 7 के अंदर हमारे पास आ रहा है, ओह इट्स पॉसिबल, चलें ठीक है, अभी कैलकुलेट कर लेते हैं क्योंकि सम टाइम ऐसे होता है कि हाँ बिल्कुल ठीक है 75 ही है, मैं मिस्टेकली कोई और दिख रहा था। ठीक है, तो 75 कैसे निकलेगा? सी की वैल्यू हमें नहीं पता, आई की पता है, जी की पता है, एक्स माइनस एम की भी पता है और टोटल जीडीपी का भी पता है। जीडीपी भी उसने दे दिया ना, 100 है, तो 100 में से बाकी वैल्यूज को माइनस करेंगे, यू विल गेट दिस सी। अच्छा आगे चलते हैं। ये क्या है? ये इंग्लिश का क्वेश्चन है, इस्लामाबाद इज एंड दैट्स लॉ, और ये आप इंग्लिश का देख लेंगे। 10th MCQ, when both the demand curve and the supply curve shift to the right due to any reason। अब देखें मैं आपको बताता हूँ, ये सप्लाई है ये डिमांड है, दोनों राइट की तरफ शिफ्ट हो गए, डिमांड भी और सप्लाई भी। अगर दोनों इक्वली शिफ्ट होना तो प्राइस में कोई चेंज नहीं आती, ठीक है। अब डिपेंड करता है, डिमांड ज्यादा शिफ्ट हो जाए तो प्राइस राइज भी हो सकती है, डिमांड कम शिफ्ट हो जाए तो प्राइस फॉल भी कर सकती है। सो क्वांटिटी तो राइज होनी ही होनी है, प्राइस अनसर्टेन है, तो क्वांटिटी ट्रेडेड इंक्रीजेस श्योर बट नथिंग कुड बी सेड अबाउट द प्राइस। बिल्कुल जी आंसर है, क्योंकि प्राइस राइज भी हो सकती है फॉल भी हो सकती है, डिपेंड करता है कि डिमांड कितना राइज। तो ये आप बना के भी देख सकते हैं, मैंने अभी आपको एक हिंट दे दिया।
नेक्स्ट इज 11। हाँ, क्या क्वेश्चन है? गिवन ऑन प्राइस इलास्टिसिटी डिमांड, ये प्राइस इलास्टिसिटी डिमांड ये है। जब आपको प्राइस इलास्टिसिटी डिमांड गिवन हो और पता चले कि प्राइस इतनी राइज हुई है, तो आपने सिर्फ मल्टीप्लाई करना होता है इलास्टिसिटी। देन अब चल जाता है कि जो आपकी चेंज आने वाली है वो कितनी है। ठीक है जी, क्वांटिटी डिमांडेड में। तो अगर प्राइस है इलास्टिसिटी डिमांड 2.5 है और वो माइनस में है और प्राइस राइज बाय 10%, तो क्वांटिटी डिमांडेड विल नॉट फॉल बाय 2.5। 2.5 तो 1% का इम्पैक्ट होता है, तो इसे आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 25% जो है ना, नेगेटिव आंसर आ जाएगा। दैट इज दिस। Which of the following oligopoly models are concerned with the maximization of joint profit? Joint profit ना कोल्यूसिव oligopoly के अंदर होता है और कोल्यूसिव मॉडल ही आएगा। बर्ट्रैंड कोल्यूसिव नहीं है, कॉर्नॉट भी नहीं है, एजवर्थ भी नहीं है, किंग भी नहीं है। ठीक है जी। टोटल रेवेन्यू P मल्टीप्लाई बाय Q होता है, तो प्राइस टाइम्स क्वांटिटी ए आंसर है। अकॉर्डिंग टू क्लासिकल इकोनॉमिक थ्योरी, आर डिक्रीज इन मनी सप्लाई। क्लासिकल की थ्योरी में मनी सप्लाई कांट डिस्कस हुई है, क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी में डबल द मनी सप्लाई, double will be the prices. Half the money supply, half will be the prices. So, decrease in the money supply, raise the price level, no, lower the price level, and output में भाई कोई चेंज नहीं आनी, lower the price level in the economy, just lower the price level. Classical में output तो चेंज ही नहीं होती है। आगे चलते हैं। 15 जो है ना, यहाँ पे ना वो थोड़ा सा मैंने स्कैम स्कैनर स्कैन किया ना तो कट गया है। द बिगेस्ट चेंज इन द बिगेस्ट चैलेंज पाकिस्तान इज फेसिंग करंटली। ठीक है, तो करंटली मींस 2023 2022 में जो हमें सबसे बड़ा इशू चल रहा है ना, वो हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट है, जिसकी वजह से बाकी सारे मसले हैं। ठीक है। सो ये इकोनॉमिस्ट टू इकोनॉमिस्ट जो है ना वो डिफर कर सकता है, मतलब मे बी कोई और इसी पर डिबेट कर ले, या राइजिंग इन्फ्लेशन हो। इशू जो हमारा चल रहा है लास्ट 2 ईयर से वो ये है प्रॉब्लम, जिसकी वजह से बाकी एसोसिएटेड इश्यूज हैं। तो करंटली अगर हम डिफॉल्ट होने जा रहे थे और जो भी मसाइल हैं वो सारे के सारे इसी से साथ एसोसिएटेड हैं। हम आईएमएफ के पास भी क्यों जाते हैं? बैलेंस ऑफ पेमेंट की वजह से जाते हैं। द एग्रीगेट डिमांड कर्व स्लोप्स डाउनवर्ड। अच्छा, अब ये ना आम बुक्स के अंदर ये गिवन नहीं है, मैंने ये अपने यूट्यूब चैनल पे भी आप लोगों को बताया था। ये चीज अक्सर मैं कराता हूँ। ये ए लेवल की बुक के अंदर ये तीनों रीजन एज इट इज गिवन है। ठीक है, अगर किसी को चाहिए तो वो बुक मेरे से ले सकता है। एग्रीगेट डिमांड कर्व जो है उसके 3 रीजन होते हैं नेगेटिव जो है ना होने के। ठीक है जी। एक होता है वेल्थ इफेक्ट, कि आपकी परचेजिंग पावर राइज कर गई। एक होता है इंटरेस्ट रेट इफेक्ट, रियल इंटरेस्ट रेट का ये होता है। एक होता है एक्सचेंज रेट इफेक्ट। ठीक है जी। तो ये तीनों जो हैं ये इंक्लूडेड होते हैं, सो दैट्स व्हाई द आंसर इज डी। एक्सचेंज रेट किसको अफेक्ट कर रहा होता है? एग्रीगेट डिमांड के एक्स माइनस एम को। ठीक है। इंटरेस्ट रेट अफेक्ट कर रहा होता है आपके आई को भी और सी को भी। ठीक है जी। वेल्थ इफेक्ट आपके सी को अफेक्ट कर रहा होता है। 17, द इकोनॉमी, इसलिए आंसर डी है। द इकोनॉमी एंटर्स इन अ रिसेशन। ठीक है। पीपल फर्स्ट। अच्छा, अब सीन ये है, ये क्वेश्चन ऐसा है, मुझे स्टूडेंट्स ने ये बताया था सिंध के, कि सर ऐसे है कि कुछ कुछ एमसीक्यूज के आंसर थे ही नहीं ना ऑप्शंस में, या रॉन्ग थे। तो एक 17 और एक आई थिंक 36 ऐसा है जो जिसका आंसर अवेलेबल नहीं है। फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट इज एन अनएम्प्लॉयमेंट व्हेन पर्सन इज इन बिटवीन जॉब। ठीक है जी। ठीक है, तो ये यहाँ पे तो कोई ऐसा सीन ही नहीं है ना कि इकोनॉमी एंटर्स अ रिसेशन। ये साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट की इंडिकेशन है। पीपल फर्स्ट एंटर द लेबर फोर्स, इसका कोई ताल्लुक नहीं बनता फ्रिक्शनल से। पीपल एट आर डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट समथिंग, तो ऐसा डिस्क्रिमिनेशन भी कोई सीन नहीं होता। पीपल लूज अ जॉब बिकॉज देयर स्किल्स आर नो लॉन्गर नीडेड। ठीक है जी। तो ये भी फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट नहीं। तो यहाँ पे ये डायरेक्ट आंसर इज नॉट गिवन इन द ऑप्शन। अ कंपनी हैज अ कॉस्ट फंक्शन दिस। ठीक है जी। और उसके बाद वो पूछता है कि मार्जिनल कॉस्ट क्या होगी। थोड़ी सी मैथमेटिकल कैलकुलेशन है। 5th यूनिट के ऊपर जो है ना इसकी जो है वो मार्जिनल कॉस्ट क्या होगी। ठीक है, डेरिवेटिव्स यू विल फाइंड, और इसका आंसर बनता है 30 18 का। व्हाट इज द एंटोनिम ऑफ एम्बिग्विटियस? मेरे ख्याल में इसका जो है, इसका मतलब होता है अबंडेंट, अवेलेबल। इसका एंटोन, इसका हमने रिवर्स बताना था, यानी कि बहुत ज्यादा अवेलेबल बनता है। वैसे इंग्लिश के मैंने को 2-3 देखे ऑप्शंस, तो ये आप नेट पे भी चेक कर सकते हैं। इसका स्कार्स आंसर बनता है रिवर्स। इसका है लिथार्जी, लिथार्जी को होता है ना लेजीनेस, और ये वो तो लेक्सिटी इसका बनता है। ठीक है जी। ये डायरेक्ट नहीं है बट करीब करीब आंसर यही बन रहा है। ठीक है, एक्टिव बोल्ड, ये तो ये हो गया ना, इसने सैनोनिम पूछा था। ठीक है, तो वो ये बनता है।
इफ द डिमांड फंक्शन ऑफ गुड एक्स इज गिवन बाय दिस। अब अगर आप थोड़ा सा गौर करें तो ये देखें, ये माइनस का साइन दिया हुआ है, ये पी एक्स है और ये पी वाई है, दो प्रोडक्ट्स है, ठीक है। यहाँ नेगेटिव का साइन है और ये एक्स है। इसका मतलब ये हो गया कि एक्स की अगर प्राइस राइज हो और क्वांटिटी डिमांडेड जो है वाई की फॉल हो, तो याद करें ये क्या चीज होगा, ये कॉम्प्लीमेंट्स होते हैं, ठीक है। और जो होते हैं सब्स्टिट्यूट्स, उसमें ये होता है कि अगर एक की प्राइस राइज हो दूसरे की डिमांड बढ़ती है तो उधर पॉजिटिव साइन होना चाहिए था। तो ये कॉम्प्लीमेंट का आंसर बनेगा, एक्स एंड वाई आर सब्स्टिट्यूट। नो, किधर गया भाई, किधर गया, किधर गया, किधर गया। अच्छा, कुछ स्टूडेंट्स ने ना ये किया होगा कि ऑन प्राइस इलास्टिसिटी इज 1.3। वो भाई ये मार्जिनल इफेक्ट है, इलास्टिसिटी ऐसे नहीं फाइंड आउट होगी, ठीक है। तो वो तो आपके पास वैल्यूज हो, फिर क्यू की वैल्यू हो, फिर चेंज मिले, फिर ऐसे, ये तो ये रॉन्ग हो जाएगा। तो ये कॉम्प्लीमेंट वाला आंसर है, ये सी आंसर है। 22, ऑल द प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग फर्म विल हायर मोर लेबर अप टू द पॉइंट वेयर द। अब आपको पता है ना, ये कॉस्ट होती है, मार्जिनल कॉस्ट ऑफ लेबर है, और ये है उसकी मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्ट ऑफ लेबर। अब यहाँ पर ये देखना यार, लास्ट यूनिट ऑफ लेबर एड्स इक्वली टू द टोटल रेवेन्यू एंड टोटल कॉस्ट। तो जितना उसने रेवेन्यू दिया, मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्ट ऑफ लेबर, उतनी ही उसकी कॉस्ट थी। दैट्स व्हाई दिस इज द आंसर, ठीक है जी। बी 23, a purely competitive firm will produce where P is equal to MC। ठीक है जी, वही नो हमें पता है, परफेक्ट कंपटीशन हो गया। इट्स गुड टू सोसाइटी, नो। इज ऑल दिस permitted लॉ, नो। मैक्सिमाइज प्रॉफिट, ऑल ऑफ ये इसका प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन की कंडीशन है, ये होती है, ठीक है। आगे चलते हैं। अच्छा, व्हाट डज द टर्म लेंडर ऑफ द लास्ट रिजॉर्ट, इसका क्या मतलब है? ठीक है, इसका मतलब ये है कि भाई कमर्शियल बैंक्स का आखिरी सहारा जो होता है ना, वो सेंट्रल बैंक ही होता है जब वो डिफॉल्ट करने लगते हैं। कमर्शियल बैंक्स प्रोवाइडिंग लोन्स टू द, नो नो, सेंट्रल बैंक, अ सेंट्रल बैंक प्रोवाइडिंग लोन्स टू कमर्शियल बैंक्स ड्यूरिंग द टाइम ऑफ फाइनेंशियल क्राइसिस, ये आंसर है। 25, द डिफरेंस बिटवीन द ग्रॉस वैल्यू एंड नेट वैल्यू इज डेप्रिसिएशन, ठीक है जी। 26, द टर्म क्राउडिंग आउट। अच्छा, क्राउडिंग आउट क्या होता है? सी, क्राउडिंग आउट कई दफा मेरे चैनल्स के ऊपर हम देखा होगा, मैंने ये चीज एक्सप्लेन की है। इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है क्राउडिंग आउट में, ये होता है कि गवर्नमेंट स्पेंडिंग इंक्रीज हुई और वो फाइनेंस बाय बोरोइंग फ्रॉम द कमर्शियल बैंक। अब जब कमर्शियल बैंक से बोरो करते हैं तो डिमांड फॉर लोन ज्यादा हो जाती है। जब डिमांड फॉर लोन ज्यादा होगी तो इंटरेस्ट रेट इंक्रीज हो जाएगा, इंटरेस्ट रेट इंक्रीज होगा तो जो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट है वो फॉल कर जाएगी। तो उसकी वजह से जितनी जीडीपी फॉल होगी वो क्राउडिंग आउट है। तो गवर्नमेंट स्पेंडिंग के इंक्रीज होने से जितनी प्राइवेट इन्वेस्टमेंट फॉल करेगी, उसकी वजह से जितनी जीडीपी फॉल करेगी, दैट इज क्राउडिंग आउट। तो क्राउडिंग आउट किधर गया भाई? डिक्रीज इन द प्राइवेट इन्वेस्टमेंट दैट अकर्स व्हेन द गवर्नमेंट बोरोइंग इंक्रीजेस, यस। मैंने पूरा एक्सप्लेन कर दिया, इसने थोड़ा सा बताया, ठीक है जी। द पीरियड ऑफ द बिजनेस साइकिल इन विच रीड जीडीपी कौन सी होती है? रियल जीडीपी इज इंक्रीजिंग इज कॉल्ड एक्सपेंशन, पीक। अच्छा, अब सीन पता है क्या होगा, बहुत सारे स्टूडेंट ने पीक पीक पिक कर लिया होगा। भाई पीक वाला सीन ये है, ये हो गया। पीक के बाद कौन सा टॉम क्रूज ऊपर जाएगा या सुपरमैन जाएगा, यहाँ पे फिक्स हो गया ना। ये वाला जो पार्ट है ना, दिस इज इंक्रीजिंग जीडीपी, ठीक है। यहाँ पे आप वो पीक पे पहुंच गए, उसके बाद तो उसने भाई गिरना है इधर। तो ये पीक नहीं होगा, आंसर आंसर इज एक्सपेंशन, ठीक है। आगे चलते हैं जी। इफ द हाउस होल्ड कंज्यूमर अलोंग विद बजट कंस्ट्रेंट दिस। अच्छा, जब भी ये वाला सीन आता है ना माइक्रो इकोनॉमिक्स का, एम यू एक्स ओवर पी एफ एक्स इज ग्रेटर देन एम यू वाई और पी ऑफ वाई, इसका मतलब ये है कि इट इज बेटर टू यूज एक्स, ठीक है। क्योंकि अभी हम एक्स को मजीद यूज करेंगे, फिर जाके ये सीन होना है एम यू एक्स ओवर पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एम यू वाई और पी ऑफ वाई, ठीक है। ये सीन होना है, या तो हम वाई को रिड्यूस करें या एक्स को इंक्रीज करें, फिर जाके हमें वो इक्विलिब्रियम मिलेगा जो कंज्यूमर का है, ठीक है जी। तो इसमें सीन ये होना है, द हाउस होल्ड विल इंक्रीज द टोटल यूटिलिटी बाय कंज्यूमिंग मोर ऑफ एक्स एंड लेस ऑफ वाई, यस, ग्रेट, सी आंसर। चूज एंटोनिम ऑफ एक्सपैंड, कंडेंस इसका है। मैंने वैसे नेट पे चेक किया, ठीक है, मैं इंग्लिश का प्रोफेसर नहीं हूँ, बट मैंने साथ साथ वैसे देख लिया। वी गेव, ओ भाई, 1 मिनट आराम से यहाँ रुकें जी। वी गेव डैश मील। अच्छा, ये मैं खुद ही सोच रहा था, मैं थोड़ा सा बंदा कॉमन सेंस भी सोचता है ना, तो सेंटेंस बन ही जाता है। वी गेव डैश एट द विजिटर, नहीं हो सकता, फॉर द विजिटर, टू द विजिटर,
वी गेव द विजिटर अ मील, वी गेव द विजिटर अ मील, सेंटेंस बन गया ना। देखें, तो मैंने ऐसे सोचा, मैंने कहा डी को चेक करता हूँ। चैट जीपीटी को मैंने कहा यार मेरी इंग्लिश ठीक है कि नहीं, उसने कहा यस सर बेस्ट, यू आर बेस्ट। ठीक है, मैंने कहा नहीं आई एम नॉट द बेस्ट, बट ये है कि वो आंसर उसने यही दिया। ठीक है, लेकिन उसने साथ कहा द विजिटर आ मील, अच्छा दिया हुआ था आ मील, गुड है, ये है ठीक है। 31, inferior goods are the goods which have negative income elasticity, have negative, बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है। किधर गया भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है? 32, इन मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन, प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन के लिए ना एक और लफ्ज भी याद रख लें, यूएसपी, यूनिक सेलिंग पॉइंट। ठीक है, इसका सब्स्टिट्यूट है, कहीं आ ही ना जाए। ऑफरिंग प्रोडक्ट्स दैट आर सिमिलर बट नॉट आइडेंटिकल, ए आंसर है। ठीक है जी। इन प्रोडक्शन थ्योरी द शॉर्ट रन इज अ पीरियड जिसमें एटलीस्ट वन फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, एटलीस्ट वन फैक्टर प्रोडक्शन कांस्टेंट है। ठीक है जी, एक, ये नहीं कि बस सारे वेरिएबल हो गए, तो ड्यूरिंग एटलीस्ट वन रिसोर्स इज फिक्स्ड, गुड, ये आंसर है। Which of the following could cause the aggregate demand curve to shift to the left? ये भाईजान आपकी एग्रीगेट डिमांड है। ठीक है, इसने पीछे की तरफ क्यों जाना है? अब सीन ये है कि आपके पास सी है, आई है, जी है, एक्स माइनस एम है, इनमें से कोई भी डीमोटिवेटेड हो जाए, एक होता है ना पेसिमिस्टिक हो जाए, ये भी एक रीजन है। डिमांड शॉक आया है, ठीक है, या या कॉन्ट्रैक्शनरी पॉलिसीज आ गई हैं, तो ये नीचे की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। इंटरेस्ट रेट इंक्रीज हो, टैक्स इंक्रीज हो जाए, मनी सप्लाई डिक्रीज हो जाए, कॉन्ट्रैक्शन डिमांड मैनेजमेंट पॉलिसी। डिमांड मैनेजमेंट पॉलिसी पता कैसे कहते हैं? फिस्कल और मॉनेटरी पॉलिसी को कहते हैं। व्हाट इज द करेक्ट फार्मूला फॉर जीडीपी डिफ्लेटर? अच्छा, जीडीपी डिफ्लेटर का जो फार्मूला है ना, वो ये है कि नॉमिनल जीडीपी डिवाइडेड बाय रियल जीडीपी, सिंपल। और रियल जीडीपी का फार्मूला याद कर लें तो याद आ जाएगा। रियल जीडीपी क्या होता था? नॉमिनल जीडीपी ओवर जीडीपी डिफ्लेटर होता था ना, बस शफलिंग करनी है। नॉमिनल जीडीपी डिवाइडेड बाय रियल जीडीपी, सी आंसर। सोलो ग्रोथ मॉडल ने ऐसा कुछ भी नहीं कहा, इस बेवकूफ इंसान ने, जो पता नहीं क्यों, अच्छा है, अच्छा ही बंदा होगा जो भी था, उसने ये बाकी पेपर अच्छा ही बनाया है। 36 भाई, रिच पर ये कुछ ही इसमें सोलो ग्रोथ मॉडल में ये आंसर रॉन्ग है। जैसे मैंने 17 का बताया ना, ऐसे ही सोलो ग्रोथ मॉडल ने ऐसा कुछ भी नहीं कहा। ठीक है, रिच विल गेट पुअर, कोई एक ऑप्शन भी ठीक नहीं है। रिच नेशन विल ग्रो फास्टर देन पुअर, नथिंग एल्स, इस तरह की कोई चीज नहीं है। थ्योरी ऑफ कंपैरेटिव एडवांटेज रिकार्डो ने पेश की थी, एब्सोल्यूट एडवांटेज एडम स्मिथ ने, तो ये सेकंड ईयर की बुक में भी गिवन है। स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द डाटा टेल्स अस के एवरेज डिस्टेंस फ्रॉम द मीन कितना है, बाकी तीनों ऑप्शन वैसे रिजेक्टेड है। व्हाट इज द सिमिलर मीन? अब हुर का क्या वो यार, ये ना हुर मेरे का ना मोहब्बत शोहब्बत से कुछ निकला है, बहुत अच्छी चीज होती है ना। तो इसका जो, नहीं यार नहीं, ये आई थिंक हेट शेड से निकला है। तो इसका ये जो इसका जो सिनोनिम बन रहा है ना, वो हेट बन रहा है। नेट पे मैंने चेक किया, ठीक है, मैं पहले समझा कि ये कोई वो अरबिक शरबिक वर्ड है, तो नहीं, उर्दू में नहीं, तो दिस इज व्हाट इंग्लिश का मैं abhorred, तो ये हेट है। व्हाट इज द सिमिलर मीनिंग ऑफ द वर्ड वर्च्यू? वर्च्यू वर्च्यू वर्च्यू, यार मुझे ध्यान में नहीं है, मैंने वैसे, ओ हाँ यस, गुडनेस, इसका है गुडनेस आंसर है। ठीक है, एट एनी लेवल ऑफ द आउटपुट वेयर शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट कर्व इज टेंजेंट टू द, अब ये कितना फजूल सा MCQ ये वाला भी बनाया ना, यहाँ पे ये देखे ना, ये वाला सीन है। अब यहाँ पे वो ये कह रहा है टेंजेंट टू द लॉन्ग रन एवरेज, अब टेंजेंट की बात कर रहा है भाई, ये देखे ना जरा, यहाँ पे ये वाला पॉइंट भी है, ये पॉइंट भी है, ये पॉइंट भी है। अब ये जो टेंजेंसी वाले पॉइंट होते हैं ना, इसमें ना पता नहीं क्या इसने MCQ बनाया है। मतलब अब ये भी नहीं बताया ना कि टेंजेंट तो हर जगह पे ही है, वो 3 जगहों पे है, तो हर जगह पे डिफरेंट आंसर बन रहे हैं, तो ये भी ना एक कॉम्प्लिकेटेड सा क्वेश्चन आपके लिए बना दिया। हम कोई एक ऑप्शन नहीं पिक कर सकते। अगर मैं ये वाला टेंजेंसी वाला पॉइंट लेता हूँ, तो यहाँ पे मेरे पास आपका LMC और LSC इक्वल है। ठीक है, तो दैट्स वाई मैंने जो की भेज बनाई स्टूडेंट्स को दी भी, फेसबुक पे भी दी, वो ये दी कि LMC और LSC इक्वल है। बट गिव मी अ सेकंड, मुझे लगता है मेरे एक दोस्त हैं, वो भी मेरे साथ जो डॉक्टर आरिफ साहब पढ़ाते हैं, मैंने उन्हें कहा था कि इसका आंसर देख के मुझे बताएं कि क्या सीन बनता है। उन्होंने कुछ भेजा तो हुआ। अच्छा ठीक है, एट एट ऑल पॉइंट्स, ठीक है, LMC और SMC। अब उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा कि भाईजान LMC और SMC इज इक्वल, दिस इज द पॉइंट।
एट ऑल पॉइंट्स, ठीक है। तो क्योंकि मेरे साथ माइक्रो इकोनॉमिक्स वो पढ़ाते तो मैं उन्हें वैलिड जरा पॉइंट दे दो, तो इफ स्टूडेंट्स ने ये किया है तो इट्स फाइन, ठीक है। मैंने कौन सा पॉइंट लिया, मैंने पॉइंट्स ये वाला लिया है क्योंकि उसने कहा है ऑल पॉइंट्स, मेरा ख्याल यही है। देखते हैं क्वेश्चंस को। एट द लेवल ऑफ द आउटपुट वेयर शॉर्ट एंड एवरेज कॉस्ट कर्व इज स्टेइंग इनटू द लॉन्ग रन। अब देखा उसने ये नहीं कहा कि ऑल पॉइंट्स, तो फिर ये तो मसला है ना। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह नेक इंसान है जिन्होंने पेपर बनाया है, क्या कहें अब। ठीक है जी, तो हम सर की बात को वेटेज देते, मैंने इसलिए कहा था कि यहाँ पे ना दो आंसर बनते हैं। अब मैं आपको रीजन बताता हूँ, देखिए मैंने ये वाली लॉजिक दी, ये मैंने ले लिया शॉर्ट एंड एवरेज कॉस्ट, इसी पॉइंट पे आ गई लॉन्ग रन शॉर्ट रन मार्जिनल कॉस्ट भी, इसी पॉइंट के ऊपर आ गई आपकी वो जो लॉन्ग रन मार्जिनल कॉस्ट भी। तो इस पॉइंट पे क्या क्या इक्वल हो रहे हैं, एलएमसी, एलएसी, एसएमसी, एलएसी, ये सब के सब इक्वल नहीं हो गए। हाँ शॉर्ट एंड एवरेज कॉस्ट, शॉर्ट एंड एवरेज कॉस्ट, ये चारों के चारों इक्वल है, ठीक है। दैट्स व्हाई मैं टू आंसर्स में कंफ्यूज था कि ये कैसे हो गया। हाँ मैंने उनसे दोबारा कंफर्म भी किया कि डी का भी मुझे बता दें कि डी का क्या सीन है, ठीक है जी। तो फिर मैं कमेंट में पिन भी कर दूंगा इस क्वेश्चन के हवाले से, ठीक है जी। इन मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम इन्वॉल्व्स, बेचारे को लॉन्ग रन में ना जीरो इकोनॉमिक प्रॉफिट होता है, हर दफा नहीं होता, कोई एफिशिएंट भी होता है, लेकिन इधर हमारे पास ऑप्शन ही यही है कि वो नॉर्मल प्रॉफिट अर्न करता है। इफ द डिमांड इज दिस मींस दैट, बहुत मुश्किल था, दुनिया से मुश्किल क्वेश्चन यही बनाया था, लेस देन वन जो है ना वो इनएलास्टिक, बहुत मुश्किल क्वेश्चन बनाया, बहुत मुश्किल। बी आंसर। मॉनेटरी बेस सी प्लस आर होती है, करेंसी प्लस रिजर्व होती है, कहीं पे देखें कहाँ पे दिया है, करेंसी प्लस रिजर्व कहीं गिवन है, रिजर्व प्लस करेंसी, यस सी प्लस आर। नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इज एन अनएम्प्लॉयमेंट रेट विच एग्जिस्ट एट फुल एम्प्लॉयमेंट, ये डेफिनेशन है इसकी। यानी कि फुल एम्प्लॉयमेंट का बिल्कुल ये मतलब नहीं होता कि सबको जॉब मिल गई है, इसका मतलब ये होता है कि 96, 95, 97% लोगों को जॉब मिल गई है। ये जो नेचुरली अनएम्प्लॉयड है ये कौन कौन होते हैं याद है, फ्रिक्शनली अनएम्प्लॉयड होते हैं और स्ट्रक्चरली अनएम्प्लॉयड होते हैं, ठीक है। तो ये सी हो गया। इफ फिस्कल पॉलिसी इज ट्राइंग टू प्रमोट स्टेबिलिटी एंड इकोनॉमिक ग्रोथ थ्रू टैक्स कट्स, व्हाट टाइप ऑफ फिस्कल, बड़ा मुश्किल क्वेश्चन है, एक्सपेंशनरी। मोस्ट, अब लोग पता है क्या करेंगे, एमएफ एंड स्टेटस माइंड में होता है, मिक्स कर देंगे ये इसमें और इसमें। मोस्ट फेवरेट नेशन, पाकिस्तान ने जी इंडिया को मोस्ट फेवरेट नेशन बना दिया, भाई मोस्ट फेवरेट नेशन नहीं होती, मोस्ट फेवर्ड नेशन होती है इन टर्म्स ऑफ टैक्स रिलैक्सेशन, ये इंटरनेशनल ट्रेड की टर्म होती है। मोस्ट नेशन वो ये होती है, एनी रिलैक्सेशन, एनी टैक्स कंसेशंस दैट वी हैव गिवन टू एनी of our friend will be given to the country जिसे हम MFN स्टेटस देंगे, इसलिए नहीं कि भाई हमें वो नेशन बड़ी पसंद है, ये मोस्ट फेवर्ड नेशन है इन टर्म्स ऑफ ट्रेड। और उसके बाद क्या आ गया भाई, ये एंड हो गया, हमने सारे कर लिए, मुझे लगता है मैंने कोई पेज मिस कर लिया। चले देखते हैं, हो गए होंगे जल्दी जल्दी, ठीक है। हाउ मच डैश वर यू लिव, हाउ मच, हाउ मच डू हाउस द कॉस्ट, कितना, ये नहीं हो सकता भाई, डज हाउस कॉस्ट वेयर यू लिव, डज कॉस्ट हाउस, डू, नो, ये आंसर है आपका जी, इसमें बी बनता है, चेक भी कर लीजिएगा। सिनोनिम ऑफ एरोगेंट, बहुत ही कोई रूड बंदा है भाई, इससे तो बात करना ही फजूल है, इस तरह से नहीं होता, एरोगेंट है बहुत ज्यादा। तो ये देखते हैं, ये प्रोग्रेसिव तो हो नहीं सकता ना, ये तो फिट चीज है, नोबल भी अच्छा है, हम्बल भी अच्छा है, तो उसने कहा सिनोनिम, तो ये यही बनता है। अब कॉमन सेंस है अगर, तो अब अगर ये तीन वर्ड्स तो थे इजी इजी, अब इसके मीनिंग नहीं भी आए तो यही आंसर है, ठीक है। तो इसके मीनिंग ऑलमोस्ट यही है, रूड शूड और इस तरीके से। विच वन इज सिनोनिम ऑफ हम्बल, ठीक है जी, मॉडेस्ट, हेडस्ट्रॉन्ग, टाइमलेस, नन ऑफ दिस। तो भाई ये देखे ना, हम्बल है ना, तो हम्बल का तो मॉडेस्ट ही होगा, ये बाकी तो नहीं। आप एक दफा रिव्यू कर लें कि मैंने सारे एमसीक्यू डिस्कस किए हैं, ये सारे हो गए, सोलो ग्रोथ हो गया, 32 ये भी डिस्कस कर लिए हैं। हाँ बिल्कुल ये डिस्कस हो गए हैं सारे, लेथार्जी भी हो गए, एंड ऑल ऑफ दीज आर डिस्कस्ड, ठीक है जी। ओके जी, अगर बाकी किसी एमसीक्यू में कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट सेक्शन में आपने जरूर बताना है, तो
कल तो ये पेपर शेयर हुआ था, रात मैंने की बना ली थी, फिर मैंने कहा चलें डिस्कस करेंगे आप लोगों के साथ। ठीक है जी, ओके जी, थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज।